Good morning to all of you and welcome to the ICC Academy. So let's start today's current affairs session. आज पहले हम क्विज से स्टार्ट करेंगे। पहले आप वीडियो पॉज कर लीजिए, फिर आप आंसर में टिक कर लीजिए। अगर आपका आंसर सही होगा तो फिर आप मूव फॉरवर्ड कीजिए, अदरवाइज आप देखिए कि आप कहाँ पर गलत हुए। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन इज कुक आइलैंड एंड न्यू आइलैंड आर इन व्हिच ओशन। अभी न्यूज में कुक आइलैंड और न्यू आइलैंड है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा मैप के थ्रू, ये आपका पैसिफिक ओशन रीजन है, ये आपका नॉर्थ पैसिफिक है, ये आपका साउथ पैसिफिक है, ये आपका नॉर्थ अमेरिका, ये आपका साउथ अमेरिका, ये आपका यूनाइटेड स्टेट है। ठीक है। ये जो साउथ पैसिफिक ओशन ये जो रीजन है, इस रीजन में बहुत सारे आइलैंड है, छोटे छोटे आइलैंड। ठीक है। उन आइलैंड में से एक है आपका कुक आइलैंड और एक न्यू आइलैंड। तो आंसर इज ऑब्वियसली पैसिफिक आइलैंड। अभी न्यूज में किया था, अब मैं दिखाता हूं आपको। अभी एक समिट हुआ था जिसका नाम था वाशिंगटन समिट। इस वाशिंगटन समिट में ये जो साउथ पैसिफिक ओशन है, वहां पे जितने सारे आइलैंड है, उन आइलैंड में से टोटल 18 पैसिफिक आइलैंड्स के जो मेंबर है, दे वेंट एंड अटेंड द वाशिंगटन समिट। वाशिंगटन समिट में जाने के बाद दे जस्ट रेज द हैंड ऑफ देयर इश्यूज कि ये जो डेवलप्ड कंट्री है, डेवलप्ड कंट्री ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट कर रही है, इसीलिए क्लाइमेट चेंजेस हो रहा है। इसीलिए क्लाइमेट चेंज होने के बाद उन लोग का जो आइलैंड है वो भी खतरे में है। क्यों? क्योंकि हर साल सी लेवल इंक्रीज कर रहा है। ऐसे एक दिन आएगा उनका आइलैंड जो है वो पूरा पानी के अंदर डूब जाएगा। तो दे जस्ट रिक्वेस्टेड ऑल द डेवलप्ड कंट्री टू डू समथिंग फॉर देम। या तो आप पॉल्यूशन को कम कीजिए सो दैट क्लाइमेट जो चेंजेस इतना जो जल्दी हो रहा है वो कम हो जाए, अदरवाइज कुछ दूसरा हेल्प कीजिए सो दैट दे विल जस्ट एनहांस देयर इंफ्रास्ट्रक्चर। इसीलिए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यूएसए ने $200 मिलियन यहाँ पर अनाउंस किया है कि वो $200 मिलियन इन जो पैसिफिक रीजन में जितने सारे आइलैंड है वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेगा। किस लिए इन्वेस्टमेंट करेगा? देयर टू पर्पस। फर्स्ट वन इज उनका इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, एंड सेकेंड वन टू प्रिपेयर आइलैंड फॉर क्लाइमेट एंड नेचुरल हैजर्ड्स। जो यहाँ पर क्लाइमेट चेंजेस जिसलिए हो रहा है उसको एनहांस करने के लिए ये $200 मिलियन अभी इन्वेस्टमेंट करेंगे। ठीक है। ये देख लीजिए, आपका और थोड़ा दिखा देते हैं आपको। ये आपका नॉर्थ पैसिफिक रीजन है, ये आपका देखिए कुक आइलैंड और ये आपका न्यू आइलैंड है। ऐसे आपका बहुत सारे आइलैंड है। उन आइलैंड में से टोटल 18 पैसिफिक आइलैंड मेंबर्स जो है वो वाशिंगटन समिट में इस बार ज्वाइन किए थे। वो वाशिंगटन समिट में ज्वाइन करने के बाद $200 मिलियन यहाँ पर यूएसए ने अनाउंस किया है कि $200 मिलियन यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होगा। अभी न्यू और कुक आइलैंड ज़्यादा न्यूज़ में क्यों है? एक तो यूएसए ने अनाउंस कर दिया कि $200 मिलियन यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेगा। उसके साथ और एक चीज़ अनाउंस हुआ कि ये जो न्यू आइलैंड और कुक आइलैंड है, इसके साथ यूएसए का डिप्लोमेटिक रिलेशन क्रिएट होगा। डिप्लोमेटिक रिलेशन, यूएसए अभी न्यू आइलैंड और कुक आइलैंड के बीच डिप्लोमेटिक रिलेशन क्रिएट करेगा। ठीक है। तो अभी आंसर जो है वो आपका पैसिफिक ओशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एसोलाभाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन व्हिच स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया। अभी देखिए, एसोलाभाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो दिल्ली, साउथ दिल्ली में आता है। अभी करेंटली न्यूज इसलिए है क्योंकि एसोलाभाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कभी भी एनिमल्स को देखा नहीं गया है, लेकिन करेंटली वहाँ पर 8 लियोपार्ड्स और 4 स्ट्रिप्टेड हाइनास को वहाँ पर जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर वो जो आपका एसोलाभाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन व्हिच स्टेट और यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया। अभी देखिए, एसोलाभाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वहाँ अभी न्यूज इसीलिए है क्योंकि एसोलाभाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर कभी भी लियोपार्ड को देखा नहीं गया था, लेकिन अभी रिसेंटली इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर 8 लियोपार्ड प्लस 4 स्ट्रिप हाइनस मिले हैं। उसके बाद आपका WII जो है, आपका WII स्टैंड्स फॉर वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ये एक सर्वे टीम एसोलाभाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को भेजा है कि आप जाइए वहाँ पर सर्वे कीजिए और वहाँ का जो बायोडाइवर्सिटी है उसको आप प्रोटेक्ट कीजिए।
इसीलिए एसोला भाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अभी करेंटली न्यूज में था। तो अभी क्वेश्चन है कि एसोला भाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सा स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में आता है। एसोला भाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो आपका साउथ दिल्ली में आता है, साउथ दिल्ली के अंदर आता है। तो आंसर इज बी। थर्ड क्वेश्चन देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेस्पेक्ट टू महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम मनरेगा। अभी देखिए मनरेगा क्यों करंट न्यूज में है। मनरेगा करंट न्यूज में इसलिए है क्योंकि एक स्टडी रिसर्च बोल रहा है कि 2022 अगस्त में मनरेगा के थ्रू 1.37 करोड़ फैमिली जो है वो रजिस्ट्री किए थे कि उनको रोजगार चाहिए। लेकिन 2023 अगस्त में ये नंबर इंक्रीज कितना कर गया, टोटल 25.85% इंक्रीज कर गया है। मतलब 1.73 करोड़ फैमिली जो है वो इस साल रजिस्टर किए। बेरोजगारी इतना बढ़ गया है कि 25.85% फैमिली जो है वो ज़्यादा यहाँ पर रजिस्ट्रेशन किए हैं कंपेयर टू द लास्ट ईयर। इसीलिए मनरेगा अभी करंटली न्यूज़ में है। और एक चीज़ के लिए भी मनरेगा अभी न्यूज़ में है क्योंकि वेस्ट बंगाल के गवर्नमेंट ये हमेशा क्लेम करते आ रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट मनरेगा के थ्रू जो फंड है वो वेस्ट बंगाल के गवर्नमेंट को नहीं दे रहे, इसलिए वो लोग अभी स्ट्राइक करने वाले दिल्ली में कुछ रिसेंटली, कल या परसों। ठीक है, तो इसलिए मनरेगा अभी रिसेंटली न्यूज़ में है। तो ये बोला कि मनरेगा स्कीम के अंदर ये जो 3 प्रोविजन दिए क्या वो सही है कि गलत है। पहला प्रोविजन है कि मनरेगा के थ्रू 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, वो सही है। सेकेंड जो दिया है कि आप अपना एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद 15 दिन के अंदर आपको रोजगार मिलने वाला है, वो भी सही है। थर्ड स्कीम इज कि हर 3 लेबर में से 1 आपका वोमेन होना चाहिए, मतलब 1:3, हर 3 लेबर में से आपका 1 वोमेन होना चाहिए जरूरी, वो भी यहाँ पर है। प्रायोरिटी ऑफ द वोमेन, सॉरी प्रायोरिटी इज गिवन टू वोमेन इन सच अ वे दैट एटलीस्ट 1/3 ऑफ द बेनिफिशियरी शैल बी वोमेन, ये भी सही है। तो आंसर इज 1, 2 एंड 3 ऑल आर करेक्ट। नेक्स्ट, ग्लोबल रिपोर्ट ऑन हाइपरटेंशन इज रिलीज्ड बाय व्हिच ऑर्गेनाइजेशन। देखिए ग्लोबल रिपोर्ट ऑफ हाइपरटेंशन कौन सा ऑर्गेनाइजेशन रिलीज करता है, उसको जानने से पहले आप देखिए कि जो रिपोर्ट आया था हाइपरटेंशन, ये रिपोर्ट में क्या बोला गया कि टोटल इंडिया के अंदर 4.6 मिलियन जो पीपल है दे विल डाई ड्यू टू हाइपरटेंशन बाय द ईयर 2040। 2040 तक इंडिया के अंदर 4.6 मिलियन पीपल जो है वो डाई करेंगे ड्यू टू द हाइपरटेंशन। ठीक है, उनमें से ये चीज़ बोला गया कि 188.3 मिलियन पीपल जो है वो इंडिया के अंदर अभी करंटली हाई बीपी का शिकार है। हाइपरटेंशन होगा तो आपका हाई ब्लड प्रेशर इंक होगा, तो इसको हाई बीपी बोलते हैं। 188.3 मिलियन पीपल इंडिया के अंदर अभी हाई बीपी का शिकार है। उनमें से ओनली 37% जो है वो अवेयर है कि हाँ उनको बीपी है, बाकी लोगों को पता ही नहीं कि उनको ब्लड प्रेशर है। लाइक दिस इन द वर्ल्ड 33% जो पॉपुलेशन है जिन लोगों को टोटल हाइपरटेंशन जितने भी है वर्ल्ड वाइड, उनमें से ओनली 33% पीपल को उनको भी अवेयर है, दे आर ओनली अवेयर कि उनको हाई बीपी है। इंडिया के अंदर टोटल हाइपरटेंशन का 37% लोगों को ही पता है कि उनको हाई बीपी है, और वर्ल्ड वाइड में देखें तो ओनली 33% पीपल जो है उनको ये चीज़ पता है कि उनको हाई बीपी है। ये अभी रिपोर्ट कौन सा ऑर्गेनाइजेशन अभी रिलीज किया है, दैट इज WHO यानी हु। तो आंसर इज सी। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेस्पेक्ट टू ओसिरिस रेक्स मिशन। अभी देखिए मैं 2 दिन पहले आपको पढ़ाया था ओसिरिस रेक्स मिशन जो वो USA का था, टू स्टडी द एस्ट्रॉयड नेम इज बेनू। बेनू नाम के एस्ट्रॉयड के ऊपर रिसर्च करना था। इट इज एन यूरोपियन स्पेस एजेंसी, गलत है। इट कलेक्टेड द सैंपल फ्रॉम नियर अर्थ एस्ट्रॉयड सेरेस, सेरेस नहीं उसका नाम है बेनू है, तो ये भी गलत है। तो नाइदर 1 नॉर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू एपिफर्मल्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये देखिए अभी जो एपिफर्मल्स जो है वो एक प्लांट है, वो एक प्लांट है। वो इसीलिए अभी न्यूज में है क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर जो एपिफर्मल्स है वो एक उस प्लांट में जो फ्लावर्स आते हैं वो फ्लावर अभी तक ब्लूम नहीं किए हैं। उनका कंडीशन यही है कि मानसून जब आता है, मानसून के टाइम इन प्लांट में से फ्लावर्स ब्लूम करते हैं, लेकिन अभी तक मानसून खत्म होने वाला है, रेनी सीजन एंड होने वाला है, फिर भी इन प्लांट में से इस साल फ्लावर ब्लूम नहीं हुआ है। बिकॉज जितना मानसून में जितना बारिश होना
चाहिए था, महाराष्ट्र के अंदर उतना बारिश हुआ नहीं। और एक रीजन ये है कि जिस टाइम पर बारिश होना था उस टाइम पर बारिश नहीं हुआ है, ठीक है। और एक चीज, ये जो एपिफर्मल्स जो प्लांट है उसके बारे में बोला जाता है कि ये जो प्लांट है, देखिए ये जो प्लांट जो भी है, फ्लावर्स होने के बाद ये जो सीड्स उसका बनते हैं वो सीड्स नीचे जमीन पे गिर जाता है, और उसका जो सीड्स है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, उसका जो आउटर पेरिफेरल होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, वो साल भर ऐसे ही मिट्टी के ऊपर पड़ा रहता है। जब भी रेनी सीजन के टाइम बारिश होने लगता है तो फिर वो प्लांट के सॉरी जो सीड्स है वो फर्टिलाइज होकर यहाँ पर प्लांट होता है, ठीक है। और ये जो एपिफर्मल्स का जो भी प्लांट है वो दो टाइप का होता है, टू टाइप्स का होता है। कौन सा टू टाइप्स का होता है? एक होता है आपका सीड्स जो है वो सीड्स नीचे गिर के प्लांट होता है रेनी सीजन में, और कुछ एपिफर्मल प्लांट्स है जो यहाँ पर आप रूट देख रहे हैं। एपिफर्मल प्लांट्स जब डाई हो जाता है फ्लावर, मतलब रेनी सीजन के बाद ये प्लांट जो है वो मुरझा जाता है, मतलब ये डाई हो जाता है ये प्लांट। उसके बाद ये जो नीचे जो रूट रह जाता है उस रूट के पास यहाँ पर एक पोटैटो जैसा एक फ्रूट बन जाता है मिट्टी के अंदर। जब बारिश के टाइम आता है तो ये जो अंदर जो एक पोटैटो टाइप का यहाँ पर बन जाता है उसमें से पौधा निकलता है। आप देखेंगे बहुत सारे फ्लावर जो है, कुछ फ्लावर्स का सीड्स होता है और कुछ फ्लावर्स का सीड्स नहीं होता है। तो ये जो फ्लावर का जो भी यहाँ पर रूट है वो रूट जमीन के अंदर जाने के बाद यहाँ पर एक पोटैटो जैसा एक स्ट्रक्चर बन जाता है। वो स्ट्रक्चर ऐसे ही साल भर मिट्टी के अंदर रहता है, जब बारिश होता है तो उसमें से ही पेड़ निकलता है। तो ये जो एपिफर्मल प्लांट्स जो है वो दो टाइप का होता है। एक होता है सीड्स वाला, जो कि सीड्स नीचे गिरने के बाद रेनी सीजन में यहाँ से प्लांट उगता है, और एक टाइप का सीड्स मतलब प्लांट होता है जिसके रूट्स के नीचे एक पोटैटो जैसा एक स्ट्रक्चर बन जाता है। जब सीजन आता है उसका तो उस जो स्ट्रक्चर में से फिर आपका प्लांट उगने लगता है, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 जो है वो भी करंटली न्यूज में इसलिए था क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर जो एपिफर्मल्स का जो प्लांट्स है अभी तक उस प्लांट्स में जो फ्लावर है वो अभी तक ब्लूम नहीं किया है बिकॉज ऑफ द इनकॉन्सिस्टेंट मॉनसून, ठीक है। और ये बस ओनली रेनी सीजन में ही ये फ्लावर ब्लूम होता है, अदरवाइज नहीं होता है। दे आर प्लांट्स दैट हैज वन और मोर जनरेशन, एकदम सही है, दो टाइप का जनरेशन होता है पर ईयर, एंड ग्रो ओनली ड्यूरिंग द फेवरेबल पीरियड्स एंड पासिंग द अनफेवरेबल पीरियड्स इन द फॉर्म ऑफ सीड, एकदम सही है। वो एकदम ग्रो करता है एक फेवरेट पीरियड में, वो है आपका रेनी सीजन में। स्टेटमेंट 2 क्या बोलता है? एपिफर्मल प्रोड्यूस टॉप सीड में बोला आपकी उसका जो सीड्स होता है वो बहुत, उसका जो आउटर पर्सन होता है वो बहुत हार्ड होता है। दैट विथस्टैंड ड्रॉट एंड अदर एक्सट्रीम कंडीशन इन हार्श एनवायरमेंट, जितने भी आपका सूखा मौसम हो कुछ भी हो, जो सीड्स है उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसका जो आउटर सेल होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है, ठीक है। अभी ये चीज बोलता है कि स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 के बीच में क्या कुछ लिंक है? ऑब्वियसली लिंक है। देखिए पहला स्टेटमेंट बोलता है कि ये दो टाइप का होता है, ऑब्वियसली दो टाइप का, एक सीड्स टाइप का होता है और एक रूट टाइप का होता है। तो सीड्स टाइप का होता है तभी तो जाके ये सीड में से आपका पेड़ फिर होता है प्लांट। तो ये जो स्टेटमेंट 1 है वो भी करेक्ट है और स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है, और बोथ स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट, एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। ऑब्वियसली टफ सीड्स जो होता है वो एक टाइप का मतलब एपिफर्मल का जो दो टाइप का होता है यहाँ पर जनरेशन, वो वन टाइप ऑफ जनरेशन जो है वो सीड्स वाला होता है, इसीलिए सेकंड स्टेटमेंट जो है वो पहला स्टेटमेंट को जस्टिफाई कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए आपका एपिफर्मल जो प्लांट है उसका फ्लावर है वो हम आपको दिखा दिया आपको। नेक्स्ट देखिए अभी, विथ रेफरेंस टू गोरेज वैली कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये देखिए आपका जम्मू कश्मीर है, ये आपका जम्मू कश्मीर का एरिया है। यहाँ पर देखिए आपका गोरेज एरिया है। ये चीज बोल रहा है कि ये जो गोरेज है, ये जो आपका देख रहे हैं, ये जो एरिया है, ये जो पर्सन है उसको बोलते हैं हम कश्मीर वैली, कश्मीर वैली, ठीक है। अभी न्यूज में इसीलिए है क्योंकि जो गोरेज है, ये जो गोरेज से आपका ये जो मुस्को है, ये देखिए आपका ये भी एक वैली है। गोरेज से मुस्को वैली जो है उनके बीच में टोटल 130 किलोमीटर का अभी एक रोड बना है। कारगिल के जब युद्ध हुआ था, ये देखिए आपका ये टाइगर हिल है, ये कारगिल है।
तो जो इंडियन सोल्जर्स जो थे ना, वो यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर जाके कारगिल और टाइगर हिल तक पहुंच नहीं पाए थे, आपको पता होगा। वो लोग ये जो गोरेज हिल है वहां से डायरेक्ट एंट्री किए थे यहाँ पर टाइगर हिल को, क्योंकि यहाँ पर ऐसे हम लोग का जो इंडिया का जो स्ट्रक्चर है, इस एरिया में हमको टाइगर हिल तक जाने के लिए कोई रोड था नहीं उस टाइम। इसीलिए अभी गोरेज से लेके ये जो मुस्को है द्रास के पास, ये जो 130 किलोमीटर का एक रोड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पर डेवलप किया है, ठीक है। इसीलिए वो अभी न्यूज में है। और ये जो गरेज जो है, ये भी देखिए अभी क्यों, इसके बारे में हम बता देते हैं इसको। एक तो ये कश्मीर वैली में है, ये आंसर सही है। जुम्बा याक इज फाउंड इन गरेज वैली, ये भी सही है। ये जो गरेज जगह है, जो वैली है, वहां पे आपको जुम्बा याक मिलता है। द वैली इज क्लोज टू द लाइन ऑफ कंट्रोल, ये आपका देख रख सकते हैं आप, लाइन ऑफ कंट्रोल है। यहाँ पर ये जो पर्सन है वो पीओके है। विथ किशनगंगा रिवर डिमार्किंग द लाइन इन सेवरल पार्ट्स, यहाँ जी हाँ, ये भी एकदम सही है। ये जो गोरेज जगह है, यहाँ पर से एक रिवर का उत्पत्ति होता है जिसका नाम है किशनगंगा, ठीक है। यहाँ पर तीनों का तीनों स्टेटमेंट जो है वो सही है। क्वेश्चन पूछ रहे थे कि गोरेज वैली के ऊपर न्यूज में किस लिए था, क्योंकि यहाँ पर एक रोड बना है। देखिए क्वेश्चन किस टाइप का फ्रेम कर सकता है। ऐसा नहीं कि आपको अभी आप बोल नहीं सकते कि सारी करंट अफेयर्स के अंदर नहीं था, कैसे नहीं था। जब आप यहाँ से गोरेज से लेके मुस्काव तक पढ़ रहे कि यहाँ पर गोरेज से लेके मुस्का तक 130 किलोमीटर का रोड बन रहा है, तो आपको गोरेज का और मुस्का का स्पेसिफिकेशन भी आपको जानना पड़ेगा। गोरेज में क्या आता है, ये कश्मीर वैली के अंदर आता है। दूसरा चीज है, ये जो गोरेज वैली है वहां पे जुम्बा याक नाम का ट्री बन दिखाया जाता है। और थर्ड ऑप्शन जो है किशनगंगा जो रिवर है वो भी यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो ये तीनों का तीनों ऑप्शन जो है वो आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू नॉर्मन ई बोरलैग अवार्ड कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब देखिए जो नॉर्मन ई बोरलैग है, दिस अवार्ड इज गिवन बाय वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन, ठीक है। ये जो अवार्ड है किसके नाम पे है, डॉक्टर नॉर्मन BORLAUG, डॉक्टर नॉर्मन बोरलैग के ऊपर ये अवार्ड है। अच्छा, कौन सा टॉपिक के ऊपर दिया जाता है सर, फूड क्रॉप के ऊपर रिसर्च जो करते हैं, फूड क्रॉप के ऊपर जो भी रिसर्च होता है उसके ऊपर ये अवार्ड सेरेमनी दिया जाता है। अभी ये चीज न्यूज में क्यों है वो हम आपको दिखाते हैं। इस साल जो डॉक्टर नॉर्मन बोरलैग अवार्ड है, जो विनर है उस वो इंडिया के अंदर से, उनका नाम है, देख लीजिए, स्वाति नायक एंड सी बिलोंग्स टू ओडिशा। ओडिशा का मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट जो है वो मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट से ही बिलोंग करते हैं स्वाति नायक। उनको इस साल मिला है आपका डॉक्टर नॉर्मन बोरलैग के नाम पे नॉर्मन ई बोरलैग का अवार्ड मिला है। किस चीज के ऊपर मिला है वो भी हम दिखाते हैं। उनका रिसर्च का जो थीम था वो था आपका ड्रॉट टॉलरेट राइस। वो एक ऐसे राइस के ऊपर रिसर्च किए थे, अगर कोई भी एटमॉस्फेयर में वहां पर बारिश भी नहीं होती, पूरा सूखा जमीन होगा, वहां पर भी आप राइस का जो प्लांट है वो आप यहाँ पर प्लांटेशन कर सकते हैं। उसके ऊपर रिसर्च कौन किए थे सर, स्वाति नायक। उनको मिला है ये अवार्ड। नॉर्मन ई बोरलैग का अवार्ड मिला है। सी बिलोंग्स टू उड़ीसा मयूरभंज। बस इतना ही आपको अभी जानना है। और ये जो आपका ड्रॉट टॉलरेट राइस के ऊपर इन्होंने रिसर्च किया था, उस राइस का नाम था आपका सहभागी धान। सहभागी धान, याद रखिएगा। सहभागी जो राइस का नाम है सहभागी धान। और ये जो सहभागी धान को उन्होंने रिसर्च कहाँ पर किया था, उड़ीसा के मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही वो रिसर्च किए थे, ठीक है। तो अभी देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं। इट इज गिवन बाय फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO, गलत है। वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन ही इसको ऑर्गेनाइज करता है। द अवार्ड इज गिवन टू एक्सेप्शनल साइंटिस्ट अंडर एज 40 एंड समवन हु वर्क्स इन द फील्ड ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी एंड हंगर एराडिकेशन। ये एकदम सही है। जो भी यहाँ पर साइंटिस्ट होंगे उनका एज हमेशा 40 से नीचे होना चाहिए।
बोरलॉग वाज ऑफन कॉल्ड द फादर ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन, ये भी एकदम सही है। ये जो आपका डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग है उनको भी आप बोलते हैं द फादर ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन, उनको बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन 1 रॉन्ग है, 2 और 3 जो है वो सही है। हाउ मेनी ऑफ द, अच्छा क्वेश्चन क्या देखिए, हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज करेक्ट, उनमें से 3 में से कितने स्टेटमेंट सही है? बी, ओनली 2 स्टेटमेंट सही है। ठीक है, व्हाट इज सहवागी धान राइस वेराइटी रिसेंटली मेंशन इन न्यूज। अब देखिए, अभी हम बताए थे इसके ऊपर, ये जो सहवागी धान था वो ड्रॉट एस्केपिंग था या ड्रॉट रेजिस्टिंग था या ड्रॉट एंड्योरिंग था या नॉन ऑफ दिस था। देखिए, एस्केपिंग का मतलब होता है कि मैनेज करना, मैनेज करना। ये जो धान है अगर वो सूखा जमीन पे, अभी हम बोले हम उसको मैनेज बस कर सकते हैं, तो ये क्या सही है? नहीं है। मैनेज करने का मतलब क्या, आपका राइस क्रॉप जो है वो ग्रो नहीं करेगा। रेजिस्टिंग का मतलब होता है क्या, उसको रोकना। अगर हम ड्रॉट रेजिस्टिंग का मतलब है, रेजिस्टिंग का मतलब है रोक के रखना। मतलब अगर यहाँ पर हम राइस का सीड्स को पुट करेंगे मतलब सूखा जमीन पर, तो मतलब यहाँ पर कोई भी पेड़ जो है वो नहीं उगने वाला है। थर्ड ऑप्शन इज ड्रॉट एंड्योरिंग, मैं अभी बोला था ये जो सहभागी धान था दैट वाज यर ड्रॉट टॉलरेंट राइस। टॉलरेंट का मतलब होता है एंड्योरिंग। ठीक है, तो ऑप्शन है ड्रॉट एंड्योरिंग इज द राइट ऑप्शन। व्हाट इज सहभागी धान वेराइटी, तो उसका जो वेराइटी है वो है आपका ड्रॉट एंड्योरिंग। इसके लिए उसका नाम दिया गया था ड्रॉट। आपका एंड्योरिंग भी दे देगा ऑप्शन में, टॉलरेंट भी दे देगा, जो भी देगा कोई बात नहीं। एंड्योरिंग और टॉलरेंट दोनों सिनोनिम से, अगर इनमें से कोई भी ऑप्शन रहेगा तो आप उसको टिक कर सकते हैं। लेकिन एस्केपिंग और रेजिस्टिंग जो है वो आपका एकदम गलत आंसर होगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखिए, with reference to the United Nations Climate Ambition Summit CAS consider the following statement। अभी देखिए, कुछ दिन पहले आपका यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट एम्बिशन समिट CS न्यूयॉर्क में हुआ था। उस समिट में चाइना, US और इंडिया पार्टिसिपेट नहीं किए थे, बाकी सारे कंट्रीज पार्टिसिपेट किए थे। उस कंट्री में ये डिसाइड किया गया कि 28 कॉन्फ्रेंस जो पार्टी होगा COP28 कहाँ पर होगा, आपका UAE के अंदर होगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन जो है CAS aimed at accelerate climate action to 28th conference of parties COP28 एकदम सही है। चाइना, US एंड इंडिया आर द मोस्ट एक्टिव पार्टिसिपेंट ऑफ CAS एकदम गलत है, वो लोग पार्टिसिपेट इस बार किए नहीं थे। इन दिस समिट इंडिया अपडेट्स इट्स गोल टू अचीव नेट जीरो एमिशन बाय 2070। जब इंडिया यहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं किया था तो ये अनाउंस कब करेगा? तो इसीलिए ऑप्शन 1 इज ओनली। हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ द given above are correct? Only one. First one is correct, second one is wrong, third one is also wrong। जब इंडिया यहाँ पर अटेंड ही नहीं किया तो फिर क्या अपडेट देगा सर? अटेंड करेगा उसके बाद जाकर अपडेट देगा। सो स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर से। देखिए, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट सबमिट्स इट्स एनुअल रिपोर्ट 2020, 21 एंड 21, 22 टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखिए, हर साल हम लोग का एक है आर्टिकल 338। आर्टिकल 338 के अंदर आपका नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट आता है। इसका काम है हर साल वो शेड्यूल कास्ट के ऊपर रिसर्च करके आपका प्रेसिडेंट को उसका जो भी आपका रिपोर्ट है वो सबमिट करेगा। 2020 के बाद, कोरोना के बाद ये सबमिट हो नहीं पाया था, ये एनुअल रिपोर्ट बन नहीं पाया था। इसीलिए इस साल इसका रिसर्च करके 2021 और 22 2 साल का रिपोर्ट जो है वो नेशनल कमीशन ऑफ फॉर शेड्यूल कास्ट जो है वो अभी प्रेसिडेंट को इसको रिपोर्ट को सबमिट कर दिया है। अभी एक चीज़ देखिए कि ये जो रिपोर्ट किस चीज़ के ऊपर बनता है, इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दो सेफगार्ड्स एंड अदर मेजर ऑफ द प्रोटेक्शन, वेलफेयर एंड सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द शेड्यूल कास्ट। ये जो रिपोर्ट एनुअल रिपोर्ट सबमिट होता है वहाँ पर ये ध्यान दिया जाता है कि हर साल ये जो SC कैटेगरी, शेड्यूल कास्ट कैटेगरी के अंदर उनको कितना प्रोटेक्शन मिल रहा है, उनका वेलफेयर ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट कितना हो रहा है, उसका रिपोर्ट हर साल प्रेसिडेंट जायजा लेते हैं। हेड ऑफ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट इज श्री अरुण हल्दर। इस चीज को भी आपको याद रखना पड़ेगा, एग्जाम में भी आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, शांति स्वरूप भटनागर नेशनल अवार्ड प्रेजेंटेड 82nd CSIR फाउंडेशन डे। ये चीज सही है। देखिए, 82nd CSIR का फाउंडेशन डे अभी हुआ था, सेलिब्रेट हुआ था। उस फाउंडेशन डे पर जितने साइंटिस्ट हैं जिन लोगों का एज 45 से कम है
उनको शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड प्रोवाइड किया गया था। तो CSIR क्या है? CSIR एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है साइंटिस्ट लोग का, जो PhD होल्डर होते हैं वो वहाँ पे जाके रिसर्च करते हैं। इंडिया के अंदर जितने भी टेक्निकल रिसर्च होता है वो सब CSIR के अंडर ही होता है, ठीक है। तो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर जितने भी सारे सोसाइटी, इंडस्ट्री और नेशन वाइज जितने भी टेक्निकल फील्ड्स है उन सब का जो भी डेवलपमेंटल प्रोग्राम होता है दैट बिलोंग्स टू द CSIR टीम। अभी मोदी जी एक चीज़ और बोले हैं कि जब 2000 हम लोग ये टारगेट रख के चले कि 2047 तक इंडिया डेवलप्ड कंट्री बन जाएगा। मतलब जब हम लोग का कंट्री को 100 साल पूरा हो जाएगा, इंडिपेंडेंस का 100 साल पूरा हो जाएगा, तब तक हम डेवलप्ड कंट्री बन जाएंगे। अब देखिए 2047 से पहले 2042 को CSIR का 100 ईयर हो जाएगा, 100 साल हो जाएगा कंप्लीट CSIR का 5 साल पहले ही। तो मोदी जी अभी उनको बोले कि जो हम लोग यहाँ पर एम लेके चले कि हम इंडिया को डेवलप करेंगे, डेवलप कंट्री बनाएंगे 2047 तक, वो डेवलप बनाने के लिए आप लोग का जो भी यहाँ पर रिसर्च टीम है उनका योगदान बहुत ज़्यादा है। क्योंकि जब एक कंट्री के अंदर रिसर्च और डेवलपमेंट प्रोग्राम एनहांस होगा तभी जाके एक कंट्री डेवलप होता है। और CSIR का काम ही यही है कि जितने भी टेक्निकल फील्ड है उसके ऊपर रिसर्च करना है। तो यहाँ पर CSIR के जो भी टीम है उनको ये चीज़ बोला गया कि जैसे हम लोग एक टारगेट लेके चले कि 2047 तक हम कंट्री को डेवलप करेंगे, वैसे ही आप भी एक टारगेट लेके चलिए। जब 2042 को आपका 100 ईयर हो जाएगा, उस अभी जो 2023 से 2042 के अंदर जो भी आपका 18 से लेके 19 ईयर्स अभी जो बाकी है, उस 18 से 90 ईयर के अंदर आप अपना जो टेक्नोलॉजी का जो स्टैंडर्ड है वो बहुत एनहांस कर दीजिए, सो दैट अगर आपका टेक्नोलॉजी एनहांस होगा तभी जाके इंडिया डेवलप होगा, ठीक है। तो ये चीज़ प्राइम मिनिस्टर मोदी जी यहाँ पर मैसेज दिए कि इसको CSIR की टीम को। नेक्स्ट, REC एंड PNB साइन MOU टू co-finance इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेप्थ अमाउंटिंग टू ₹55,000 crores ओवर द नेक्स्ट 3 years। अब एक चीज देखिए कि REC क्या होता है। REC होता है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। दिस इज ए प्योर सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम, सेंट्रल गवर्नमेंट सेक्टर। दिस इज कमिंग अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी एंड पावर। मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर यह आता है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, REC। अभी REC का काम क्या है देखिए। REC का काम है कि सारे पावर सेक्टर, चाहे वो जनरेशन वाले हो या ट्रांसमिशन वाले हो या डिस्ट्रीब्यूशन वाले हो, यानी रिन्यूएबल एनर्जी वाले हो, यानी और अगर कोई नया टेक्नोलॉजी जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर, बैटरी के ऊपर, ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर, ये जो जितने भी सारे यहाँ पर सेक्टर है उन सारे सेक्टर को लोन प्रोवाइड करता है कौन? REC। REC का काम बस है कि लोन प्रोवाइड करता है, ठीक है। अभी REC क्या बोल रहा है कि वो यहाँ पर जितने पावर सेक्टर है उसको तो वो लोन प्रोवाइड कर रहा है, वो भी बोला मैं नॉन फाइनेंशियल सेक्टर को भी अभी लोन जो है वो प्रोवाइड करूंगा। नॉन फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर कौन आते हैं? रोड डिपार्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डिपार्टमेंट, ये सारे डिपार्टमेंट आते हैं। तो इतने सारे अभी नॉन फाइनेंशियल सेक्टर को अभी REC अगर लोन देगा तो उसके पास इतना फंड नहीं है। तो REC अभी PNB के साथ एक MOU साइन किया है कि यहाँ पर जो नॉन फाइनेंशियल सेक्टर को भी जो भी लोन चाहिए तो ये दोनों मिल के अभी लोन सेक्शन करेंगे। इसके लिए उन्होंने 55,000 करोड़ 3 साल के लिए यहाँ पर लोन देने के लिए अभी MOU एक साइन किया। मतलब 3 साल के अंदर ये जो सारे सेक्टर्स है उन सारे सेक्टर्स को वो 55,000 करोड़ दोनों मिल के प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, MS वाइडा रेहमान टू बी ऑनर्ड विथ 53rd दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। अब देखिए ये MS रेहमान है कौन? देखिए पहले MS रेहमान एक एक्ट्रेस है, ठीक है। ये जो अवार्ड है उनको 69 नेशनल फिल्म अवार्ड सेरेमनी के अंदर दिया जाएगा। उनका अचीवमेंट क्या है? अचीवमेंट ये कि वो 1965 में गाइड मूवी के लिए और 1968 में नील कमल मूवी के लिए उनको बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया जा चुका है। 1971 में उनको नेशनल अवार्ड ऑफ बेस्ट एक्ट्रेस भी मिल चुका है। 1972 को उनको पद्मश्री मिला था और 2011 को उनको पद्म भूषण का जो प्राइज था, पद्म भूषण जो अवार्ड था उनको वो मिला था। तो अभी MS रेहमान को 53rd दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से माना जाएगा 69th नेशनल फिल्म अवार्ड सेरेमनी के, ठीक है।
अब देखिए, क्लेम्स ऑफ मोर देन 10,000 MSME एक्सेप्टेड अंडर विवाद से विश्वास वन स्कीम सिंस लॉन्च। अब देखिए, विवाद से विश्वास स्कीम था क्या? विवाद से विश्वास स्कीम इसलिए लॉन्च किया गया था क्योंकि कोविड के बाद बहुत सारे MSME सेक्टर जो थे वो बंद हो गया था, इसलिए उनको एनहांस करने के लिए ये स्कीम लाया गया था। इस स्कीम के अंदर ये चीज़ बोला गया था कि जो भी MSME सेक्टर अभी बंद हुआ है वो अभी जेम पोर्टल के अंदर जाइए, वहाँ पे एक ई मार्केट प्लेस का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पर जाके आप रजिस्ट्रेशन कीजिए। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ था 17 अप्रैल को और उसका लास्ट डेट था आपका 31/07/2023 को, 31 जुलाई को था। अभी उसका जो रिपोर्ट सामने आया है कि जितने भी सारे MSME सेक्टर यहाँ पर रजिस्ट्रेशन किए थे उनमें से 10,000 MSME सेक्टर को उनका जो एप्लीकेशन है उसको एक्सेप्ट किया गया है और उनका जो भी यहाँ पर स्कीम के तहत जो उनको भरपाई देना था तो उसके लिए फंड जो एलोकेट हुआ है वो 256 करोड़ है। तो 256 करोड़ अभी इन 10,000 MSME सेक्टर के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनको देने वाला है। उनमें से और एक चीज़ बोला गया कि तो जो 10,000 MSME का सेक्टर का जो भी एप्लीकेशन यहाँ पर एक्सेप्टेड हुआ है उनमें से ज़्यादा MSME सेक्टर जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के अंदर आते हैं। उनमें से 2,807 नंबर क्लेम किए एक्सेप्टेड हुए थे, उनको 116.47 करोड़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगा। सेकेंड नंबर पे आता है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के जो MSME सेक्टर है टोटल क्लेम था उनका 2090, उनके लिए 79.16 करोड़ यहाँ पर एलोकेट हुआ है। 424 मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस 23.45 करोड़। 244 MSME सेक्टर फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टील, उनके लिए 14.48 करोड़ एंड 119 यहाँ पर जो है MSME सेक्टर का क्लेम एक्सेप्टेड हुआ है दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ पावर के लिए और उन लोग के लिए जो एलोकेटेड फंड है वो है आपका 6.69 करोड़। ठीक है। नेक्स्ट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू विजिट मध्य प्रदेश टुडे टू ग्रेस द इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 एट इंदौर। आज इंदौर के अंदर स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव होने वाला है। तो वहाँ पर टोटल 100 स्मार्ट सिटीज़ था। उन स्मार्ट सिटी में से जो ज़्यादा बेस्ट परफॉर्मेंस दिया होगा उसको ISSC का अवार्ड दिया जाएगा। उस अवार्ड का नाम है ISSC। इसका नाम क्या है आपका? इंडियन स्मार्ट सिटी अवार्ड कॉन्टेस्ट। अभी देखिए, स्मार्ट सिटी मिशन लॉन्च इन 2015 में लॉन्च हुआ था। नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इसको लॉन्च किए थे। एम एट प्रोवाइडिंग कोर इंफ्रास्ट्रक्चर क्लीन एंड सस्टेनेबल एंड एनवायरनमेंट एट डिसेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ टू द सिटीजन्स। तो इसके लिए 100 सिटी को यहाँ पर चॉइस किया गया था। अभी और एक चीज़ यहाँ पर बोला गया कि सो फार मोर देन 6,000 प्रोजेक्ट्स वर्थ ऑफ रुपीज 1.1 लाख। इसको आप याद रखिएगा, अभी तक टोटल 6,000 प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। उसके लिए 1.1 लाख करोड़ जो है गवर्नमेंट अभी तक खर्चा कर चुके हैं टू कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट। और ये चीज़ भी बोला जा रहा है कि जो रिमेनिंग प्रोजेक्ट है वो 1 साल के अंदर पूरा कर लिया जाएगा और मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर जून में ये जो आपका स्मार्ट सिटी मिशन है वो यहाँ पर क्लोज होने वाला है। 2015 में स्टार्ट हुआ था, ये मोस्ट प्रोबेबली 2024 में स्मार्ट सिटी मिशन जो है उसको क्लोज कर दिया जाएगा। नेक्स्ट, कर्नाटका टोल्ड टू रिलीज 3,000 क्यूसेस ऑफ कावेरी वाटर डेली टू तमिलनाडु टिल अक्टूबर 15। अभी देखिए, कावेरी इशू फिर से सुप्रीम कोर्ट को गया था तो सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर कोई भी जजमेंट देने को मना कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट यही बोला था कि हम कावेरी वाटर का डिस्प्यूट सॉल्व करने के लिए 2 कमेटी बनाए हैं जिसका नाम है CWMA और CWRC। CWMA स्टैंड्स फॉर द कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी एंड CWRC स्टैंड्स फॉर कावेरी वाटर रेगुलेशन कमेटी। ये जो CWRC है वो असिस्टेंट बॉडी है CWMA का। तो यहाँ पर ये चीज़ बोला गया था कि सितंबर 12 से लेकर सितंबर 27 तक कावेरी का जो जल है वो कर्नाटका तमिलनाडु को 5,000 क्यूसिक वाटर यहाँ पर प्रोवाइड करेगा। उसके बाद यहाँ पर बेंगलोर के अंदर आप देखे होंगे पूरा कर्नाटका के अंदर अभी स्ट्राइक चल रहा है। किस लिए? क्योंकि कर्नाटका गवर्नमेंट बोला है कि हम इतना पानी अभी तमिलनाडु को दे नहीं सकते। और एक चीज़ मुझे बताइए कि तमिलनाडु को इस टाइम ज़्यादा पानी क्यों ज़रूरत होता है? क्योंकि पूरा इंडिया के अंदर मानसून चल रहा है अभी, लेकिन आप लोगों को पता होगा कि तमिलनाडु के अंदर विंटर सीजन में ही बारिश होता है, मतलब रेनी सीजन में यहाँ पर बारिश नहीं होता है। तो अभी के टाइम में जो भी यहाँ पर क्रॉप है उसको फिर मतलब हार्वेस्ट करने के लिए उनको पानी की बहुत ज़रूरत होता है, इसीलिए वो कावेरी का
जो रिवर है कावेरी के रिवर में जो वाटर है उस वाटर के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। लेकिन कर्नाटका का जो गवर्नमेंट है वो ये कावेरी का वाटर तमिलनाडु को देता नहीं है, इसीलिए यहाँ पर दो कमेटी बनाया गया था। उस कमेटी ने ही बोला था कि सितंबर 12 से लेकर सितंबर 27 तक आपको हर दिन 5000 क्यूसेस ऑफ वाटर यहाँ पर छोड़ना पड़ेगा। इसके लिए प्रोटेस्ट हुआ, अभी भी प्रोटेस्ट चल रहा है। कल फिर से इसके ऊपर मीटिंग हुआ था, इस मीटिंग में ये डिसाइड किया गया कि फिर से आपको अक्टूबर 15 तक 3000 क्यूसेस ऑफ वाटर तमिलनाडु को देना पड़ेगा, ये कंपलसरी। इसीलिए अभी स्ट्राइक चल रहा है कर्नाटका के अंदर। अब देखे होंगे बेंगलोर के अंदर अभी पूरा फुल स्ट्राइक चल रहा है। इसीलिए आपका जो डीजीसी है वो इसलिए ऑर्डर किया है कि अगर किसी को एयरपोर्ट पहुंचना है बेंगलोर के अंदर तो घर से 4-5 घंटा पहले ही निकलिए। बेंगलोर अभी स्ट्राइक में। डॉक्टर मनसुख मांडविया, द यूनियन मिनिस्टर ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स एंड मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इज सेट टू अनवेल a game-changing initiative, the launch of the National Policy on Research and Development and Innovation in the Pharma Medical Sector in India। अब देखिए, ये जो आपका यूनियन मिनिस्टर ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स जो हेल्थ मिनिस्ट्री है, वो जो हेड है डॉक्टर मनसुख मांडविया, वो अभी दो प्रोग्राम लॉन्च किए। एक है आपका नेशनल पॉलिसी ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड इनोवेशन, एंड सेकेंड इज प्रमोशन ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन। फार्मास्यूटिकल और मेडिकल सेक्टर को डेवलप करने के लिए ये जो पहला पॉलिसी है नेशनल पॉलिसी ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इसके तहत मेडिकल सेक्टर और फार्मास्यूटिकल सेक्टर के अंदर हम R&D के सेक्टर बनाने वाले। इसके अंदर हम लोग के इंडिया में कोई भी R&D सेक्टर था नहीं। कोविड के टाइम में आपको देखे होंगे कि इंडिया के अंदर कोई R&D सेंटर था नहीं, इसलिए प्राइवेट R&D सेंटर जो था वो कोविड के वैक्सीन के ऊपर रिसर्च कर रहा था। इसीलिए मनसुख मांडविया ने यहाँ पर फार्मास्यूटिकल और मेडिकल सेक्टर के लिए एक रिसर्च कमेटी और R&D यहाँ पर एस्टैब्लिश करने वाले, इसलिए एक कमेटी बने जिसका नाम है नेशनल पॉलिसी ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड इनोवेशन। ठीक है, अगर चलिए ये कमेटी बन गया, उसके बाद कुछ रिसर्च का कुछ आउटकम आएगा। वो आउटकम को हमको क्या करना है, पूरा वर्ल्ड वाइड हर जगह उसको स्प्रेड करना है, तो उसका मार्केटिंग भी करना है। इसीलिए जो सेकंड स्कीम है वो प्रमोशन एंड रिसर्च एंड इनोवेशन, जो भी हम लोग का रिसर्च एंड इनोवेशन के अंदर जो आउटपुट निकल के आएगा उसको हम हर कंट्री के अंदर कैसे प्रमोशन करेंगे, उसके लिए भी एक कमेटी बनाया गया जिसका नाम है प्रमोशन ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन। ये दो कमेटी अभी बनाया गया है, किसके लिए, अभी आपका फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल सेक्टर के लिए। ठीक है, फार्मा मेडिकल टेक्निकल सेक्टर के लिए इस चीज़ को भी दो सेक्टर को इन्हांस करने के लिए अभी दो यहाँ पर पॉलिसी जो है वो इम्प्लीमेंट किया गया है। सेंटर एक्सटेंड एप्सपा इन पार्ट्स ऑफ नागालैंड अरुणाचल प्रदेश फॉर अनदर 6 months। ठीक है, अप्रैल 1, 2022 को होम मिनिस्ट्री ये चीज बोला थी कंसिडरेबल रेड्यूस डिस्टर्ब एरिया इन आसाम, मणिपुर और नागालैंड। अब देखिए आसपा क्या है, सपोज ये एक एरिया है जो कि बहुत डिस्टर्ब है, यानी इस एरिया का बहुत सारा वायलेंस हो रहा है, तो उसके अंदर एक एप्सपा आर्म फोर्स स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट अगर लागू हो जाएगा तो मतलब ये जो एरिया है वो सेंटर के अंदर आ जाएगा और इस एरिया के अंदर सेंट्रल फोर्स जो है वो यहाँ पर तैनात हो जाएंगे। इस एरिया का जितने भी पुलिस स्टेशन होंगे वो सेंटर के अंदर सेंट्रल फोर्स के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ अभी बोला गया कि नागालैंड के अंदर अब देखिए जो अभी 8 डिस्ट्रिक्ट है, उन 8 डिस्ट्रिक्ट में से जैसे ही आसपा पहले से लागू था अभी वैसे ही लागू रहेंगे। कब तक लागू रहेंगे उसका कुछ नहीं पता है, लेकिन उनमें से जो 5 डिस्ट्रिक्ट है, जो 5 डिस्ट्रिक्ट के अंदर 21 पुलिस स्टेशन आता है, वो 5 डिस्ट्रिक्ट के अंदर ओनली 6 months के लिए उसको इंक्रीज किया गया आसपा को। उसके बाद से यहाँ जो 5 डिस्ट्रिक्ट है नागालैंड के अंदर, वो 5 डिस्ट्रिक्ट में से आसपा का जो कानून है वो वापस ले लिया जाएगा। ठीक है, द सेंटर हैज रीअपॉइंटेड एम राजेश्वरी राव एज डेप्यूटी गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर ए पीरियड ऑफ 1 year बिगिनिंग फ्रॉम 9th of the next month और until further orders। अभी देखिए एम राजेश्वरी राव जो कि अभी डेप्यूटी गवर्नर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, उनका कार्यकाल खत्म होने वाला था, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनको फिर से एक्सटेंड कर दिया है 1 साल के लिए। ठीक है, एक आरबीआई के अंदर एक गवर्नर होते हैं और 4 डेप्यूटी गवर्नर होते हैं, इसको आप याद रखिएगा। एक गवर्नर होते हैं और 4 डेप्यूटी गवर्नर होते हैं आरबीआई के अंदर। ठीक है, गेम्स at Hangzhou in China, another gold was added in India's kitty today, taking the country's overall medal tally to 14। अभी जो एशियन गेम्स चल रहा है, आज इंडिया को एक गोल्ड मिला है। दैट गोल्ड वाज फ्रॉम इंडियाज किटी, जो गेम है उसके अंदर इंडिया को गोल्ड मेडल मिला है। तो अभी तक इंडिया को 3 गोल्ड मेडल मिल चुका है।
4 सिल्वर मिला है और 7 जो है वो ब्रॉन्ज मेडल है। ठीक है, अभी ये कंटिन्यू चल रहा है, तो इंडिया को पास अभी तक 14 मेडल आ चुका है। तो लास्ट में जब ये एशियन गेम्स एंड हो जाएगा तो फिर हम करंट अफेयर्स में पूरा अपडेट करेंगे कि इंडिया को कितना मेडल मिला है और कितना नहीं मिला है। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर द टुडेज करंट अफेयर सेशन। So meet you in the next morning. So if you like this video, then like it and subscribe the channel. See you in the tomorrow's morning. Okay, thank you.